बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस नए साल में कुछ ऐसा करे कि ये साल हमारे लिए खुशियों के हवाले से, रहमतों के हवाले से यादगार साबित हो। आज मैं एक फेसबुक के एक बड़े दानिश्वर की एक पोस्ट पढ़ रहा था और पोस्ट बिल्कुल दानिश्वराना अंदाज में लिखी गई थी। जब दुनिया का तज़किरा था पिछले एक साल के हवाले से, तो अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ थी और बेहतरी बेहतरी थी। और जब पाकिस्तान का तज़किरा था तो सिवाय मायूसियों के, सिवाय पाकिस्तान के हवाले से मनफी खबरों के कुछ भी नहीं था। खैर, मैं पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से दानिश्वर कहलाने के लिए आजकल इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं, जबकि मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए पिछला साल भी हमेशा की तरह कुछ अच्छी खबरें भी लाया और कुछ बुरी खबरें भी लाया, जो कि हर साल होता है और हर साल ही होगा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें क्या थी? कुछ अच्छी खबरें ये थी कि कोरोना की वबा आलमी सतह पर इंतहाई तबाही फैला रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वबा से उस हद तक मुतासिर नहीं हुए। इसमें लाजमी बात है, अल्लाह ताला की रहमत तो है ही, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हमें ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए एनसीओसी की टीम को, जिन्होंने डाटा की बुनियाद के ऊपर बेहतरीन फैसले किए और वो हमेशा अपने वक्त से एक दो कदम आगे ही नजर आए। आपको ये भी बता दूं, हाल ही में एनसीओसी ने 5वीं वेव के हवाले से भी वार्निंग जारी की है कि फरवरी में हमें 5वीं वेव का सामना करना पड़ सकता है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। दुनिया की मईशतें इससे तबाह हुई, दुनिया इंसानी जानों की एक कसीर तादाद इसकी नज़र हुई। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ना तो जानी नुकसान उस हद तक हुआ और ना ही मईशत को उतना बड़ा धक्का पहुंचा, बल्कि तवक्कुआत के बरक्स हमने पिछले साल तकरीबन 3.94% की इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई है, जो कि एक बहुत अच्छी रिकवरी थी। जब कोरोना वैक्सीन शुरू हुई तो कहा जा रहा था जी वैक्सीन तो पाकिस्तानियों ने बुक ही नहीं कराई, मिलेगी नहीं। जब वो लगना शुरू हुई तो जी स्पीड बहुत स्लो है, ये तो नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दी गई तो उस पर एक अलग शोर मच गया कि जी ये तो बेचने की साजिश हो रही है और फलां है और फलां है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पिछले साल के इख्तिताम तक 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना की मुकम्मल डोजेस लग गई हैं। इसमें हुकूमत को इमदादी प्रोग्राम के तहत भी वैक्सीन मिली है और सिर्फ वफाकी हुकूमत ने 250 अरब से ज़्यादा की वैक्सीन खरीदी भी है। लेकिन इसके ऊपर आपको ज़्यादा लोग बात करते नहीं नजर आएंगे, पता नहीं क्यों। मायूसियों के सौदागर बहुत हैं। इसी तरह बैनुल अक़वामी इदारों ने, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इकोनॉमिस्ट है और अमेरिका की जो टॉप लेवल की शख्सियात है, उन्होंने पाकिस्तान के इक़दामात को दुनिया भर के लिए काबिल तक़लीद करार दिया है। ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में कहा जा रहा है कि अगर कोरोना को काबू करना है और मईशत को भी बचाना है तो पाकिस्तान से सीखो। ये इसके ऊपर हमें खुश होना चाहिए। हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, अल्लाह का शुक्र है हमें, उसने हमें इस काबिल बनाया। लेकिन हमारे यहाँ भी खामोशी है, क्योंकि इसके अंदर से कोई मातम वाली खबर नहीं ना निकल रही, इसलिए खामोशी ज़्यादा है इसके ऊपर। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक लंबे अरसे बाद करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट जारी की। इसके अंदर ये एक बहुत अच्छी बात की गई है कि तकरीबन 90% लोगों ने ये बताया कि कोरोना का इमदादी पैकेज हासिल करने के लिए उन्हें किसी को कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी। ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे करप्शन आम है, जहाँ पे अकरबा परवरी आम है, वहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग ये बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये एहसास प्रोग्राम की, हुकूमत की, फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमतों की, एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारे इदारों की, सबकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हमें इस पर खुश होना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। इसके अंदर एक पॉलिसी लेसन भी है। पॉलिसी लेसन ये है कि जो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए भी और उसके बाद इमदाद की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हमने डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया, डाटा ड्रिवन डिसीजंस किए गए। तो मतलब ये है कि अब वो बंद कमरों में बैठ के 4 लोगों की राय के ऊपर पॉलिसी बनाने का वक्त नहीं है।
डाटा ड्रिवन स्मार्ट डिसीजन का वक्त है। डाटा एनालिटिक्स को यूज करेंगे, डाटा ड्रिवन काम करेंगे, उसका रिस्पांस अच्छा मिलेगा। इसी तरह पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा काम ये रहा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बाउंस बैक करती नजर आ रही हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स हर पैमाने पे, पिछले माली साल हमने तारीख में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की, इस क्वार्टर में हमने सबसे ज़्यादा क्वार्टरली एक्सपोर्ट की, जो अभी पिछला महीना के इसमें हमने तकरीबन 2.9 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट की, जो कि पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है। अभी बहुत सफ़र तय करना बाकी है, लेकिन जैसी हमारी मईशत की हालत रही है उसमें हम अपने आप को अपने पिछले सालों से कंपेयर करें तो हमने एक्सपोर्ट के मुकाबले में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। इसके साथ साथ कई जगहों पर बिल्कुल मायूस कुन खबरें हैं, गलत खबरें हैं, मनफी खबरें हैं, बिल्कुल बात होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसके ऊपर बात नहीं होगी इस्लाह कैसे होगी। सबसे बड़ी जो परेशानी की खबर है वो तो महंगाई है, कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। आलमी मैशत के अंदर भी बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ रही है, और इसके ऊपर बात करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ महंगाई के अंदर एक फैक्टर गवर्नेंस का फुकदान भी है। गवर्नेंस बहुत कमज़ोर है, फैसला साजी बर वक्त नहीं होती, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से कम अज़ कम मेरा अंदाज़ा है कि 2 से 3% महंगाई तो इसकी वजह से ज़रूर है। इसके ऊपर ज़्यादा बात होनी चाहिए और गवर्नमेंट को इसके ऊपर बड़ा सख्त किस्म के एक्शन लेने चाहिए। इसी तरह जो एक और फैसला जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया वो था वजारत ख़जाना से हफीज़ शेख साहब को हटाकर और फिर शौकत तरीन को लेकर आना। मैंने उस वक्त भी अपने सोशल मीडिया फोरम के ऊपर लिखा था कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है मेरे ख्याल में, और ऐसा ही हुआ। मेरा ख्याल है पहले तो हफीज शेख के साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक रिकवरी हुई कोविड के दौरान, स्टेबलाइजेशन आई, फिर रिकवरी की तरफ हम गए, ये हफीज शेख साहब का इसमें बहुत बड़ा काम है। अगर उनको आपने रिप्लेस करना ही था तो हमाद अजहर या असद उमर बेहतरीन चॉइसेस थे। तरीन साहब से मुझे तब भी यही खदशा था, और वक्त के साथ साथ बदकिस्मती से वो खदशा दुरुस्त साबित हो रहा है कि तरीन साहब ने इकोनॉमिक ग्रोथ का नंबर बहुत अच्छा करने की कोशिश में बजट के अंदर बहुत लंबी लंबी कंसेशन दे दी है, अच्छी बड़ी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसीज दे दी हैं, साथ हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी काफ़ी एक्सपेंशनरी चल रही थी। उसकी वजह से हुआ क्या है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, डिमांड ज़्यादा बढ़ी है, सप्लाई उस हद तक नहीं बढ़ सकी, जिसकी वजह से इकोनॉमी ओवरहीट हुई है और हमारी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। हमारे करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो भी बढ़ रहा है। ये सूरत हाल खतरनाक है। तरीन साहब वजीर खजाना बनने से पहले टीवी इंटरव्यूज में कहते थे हमें 8%, 9% के ऊपर ग्रो करना चाहिए। ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है और होना यही चाहिए, लेकिन हमेशा आपको अपनी कैपेसिटी देख के चलना होता है। कैपेसिटी बिल्ड करते करते आप यहाँ तक जाएंगे ना तो इतने मसले मसाइल पैदा नहीं होंगे, लेकिन जब आप फिजिकल पॉलिसी को एक्सपेंशन नहीं करेंगे, मॉनेटरी को भी एक्सपेंशन नहीं करेंगे और यकदम उससे ग्रोथ लाने की कोशिश करेंगे तो ग्रोथ का नंबर 1-2 साल के लिए तो आ जाएगा, लेकिन खसारे बढ़ेंगे। और यही काम पिछले सालों में भी होता रहा, यही अब आप आके करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। और उसका आप असर भी देख लें कि ये जो मौजूदा मिनी बजट आया है इसमें कोई नए टैक्सेस उस तरह से नहीं लगे, ये तकरीबन वही टैक्सेस हैं जो बजट के अंदर खत्म किए गए थे, उनको दोबारा लगाया जा रहा है। तो ये क्यों लगाया जा रहा है? ताकि आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी कंट्रोल में और पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है इसके ऊपर। आप क्या करते, मेरा ख्याल है मुनासिब ये था कि उस बजट में आपको इतनी लंबी छलांग मारने की ज़रूरत नहीं थी, आप ये सारे टैक्सेस ना ख़त्म करते, लेकिन इनमें से बिल्कुल थोड़े से कुछ टैक्सेस ख़त्म कर देते और थोड़े से टैक्सेस की शरह को कम कर देते बस। यानी आपने जो पहले 100 रियायत दी है उसके बजाय आप सिर्फ 70 की रियायत देते, तो आप उसी रियायत के साथ चलते रहते और अगले साल आप इस पोजीशन में होते कि थोड़ी सी उसको मजीद बढ़ा सके। अब क्या हुआ, आपने एक दफ़ा मुंह खोल दिया और अब आप दोबारा थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम को भी परेशानी का सामना है, आपका करंट अकाउंट का भी खसारा बढ़ गया है और मसले दोबारा आपके लिए खड़े होना शुरू हो गए हैं। ताहम इस सारे बुरे हालात के अंदर भी एक अच्छी बात यह है कि हुकूमत बजाय ये कि इंतज़ार करे, वही 1-1.5 साल शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा कर इंतज़ार करे, दोबारा से उसी तरह फैसलों को रिवर्ट करके और थोड़े से टाइट एक्शन लेना शुरू कर दिए ताकि उस पर किसी हद तक काबू पाया जा सके। लेकिन इससे अवाम के अंदर पॉलिसीज़ के बारे में गलत मैसेज बहरहाल जाता है, और ऐसा गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। अवाम को पॉलिसीज़ के ऊपर एतमाद तभी आएगा जब आपकी पॉलिसीज सस्टेनेबल होंगी। बजट आपने एक दफ़ा दिया, पूरा साल अब वही टैक्स रेट और वही चीज़ें चले, अगले बजट के
फिर आप एक अनाउंसमेंट करेंगे, उससे जो तब्दीली आएगी फिर वो पूरा साल चले। जब आपके एक दो साइकिल इस तरह होंगे तो आवाम को, बिजनेसमैन को आपकी पॉलिसीज के ऊपर इत्मीनान आएगा और फिर ही हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। मेरा अगेन हुकूमत को मशवरा ये होगा कि वो 3 चीज़ों के ऊपर लाजमी तौर पर तवज्जो दें। नंबर 1, गवर्नेंस बेहतर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 2, सरकारी इदारों में इस्लाहात बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गई है, इसको तेज़ करें। अहमद अजहर साहब ने शुगर सेक्टर में बहुत अच्छे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई हैं। मेरा दुआ है कि वो इसी तरह की रिफॉर्म्स एनर्जी सेक्टर में भी इंट्रोड्यूस कराएं। बेजा हुकूमती मदाखलत को ख़त्म किया जाए और प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा किया जाए। और तीसरी चीज़ कि वही बात के जो अभी मैंने की कि कारोबार के अंदर से भी, हर तरह के कारोबार के अंदर से भी बेजा हुकूमती मदाखलत को ख़त्म करके कारोबार करने को आसान बनाया जाए। अगर आप ये 3-4 काम कर लेंगे तो यकीनन ये साल पाकिस्तानी अवाम के लिए मुआशरी मैदान में अच्छी खबरों का साल होगा। इसके साथ इख्तिताम करते हैं। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।